आज हम एक नई टेक्नोलॉजी इसलिए कि ये टेक्नोलॉजी तकरीबन कुछ साल सवा साल पहले आई है और अब मैक्सिमम जो एआई की मार्केट है, मेरा ख़्याल है 50 से 60% जो एआई की मार्केट है ज़्यादा सर वो इस टेक्नोलॉजी पे बेस कर रही है। इसे हम कहते हैं रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन या रैग। तो हमारा अब जो अगले वीक्स हैं उसमें हम रैग को अच्छी तरह एक्सप्लोर करेंगे, इसके इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करेंगे और फिर हारिस भाई और टीम ने आपके लिए स्पेशल कोड्स जो हैं, एक्चुअल एप्लीकेशंस जो हैं वो आपके लिए प्लान किए हैं कि हम वो एप्लीकेशंस आपको दिखाएंगे भी और उनका कोड भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। डॉक्टर साहब ने 50-60% ओवरऑल का विच इज़ फाइन, लेकिन मैं आपको ये बता दूं पाकिस्तान में ये मोर देन 80% है। ठीक है, आई बी वेरी ऑनेस्ट क्योंकि हम लोग देख रहे हैं बिजनेस मोर देन 80% है और जो ऊपर का 20% है उसके अंदर 80% इसका है, सिर्फ 20% और टेक होगी। तो पोटेंशियल है इसमें, क्विक अर्निंग पोटेंशियल है इसमें, क्विक स्टेबिलिटी पोटेंशियल है इसमें। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो क्विक स्टेबिलिटी, देखें अर्निंग का ताल्लुक सिर्फ आपकी कोडिंग से नहीं होता, स्किल सेट से नहीं होता, देयर आर सो मेनी अदर फैक्टर्स इन्वॉल्व। लेकिन अगर आपने ख़ुद को कहीं स्टेबल करना है, किसी कंपनी में, किसी टीम में, किसी के साथ, तो उसके साथ अच्छा पोटेंशियल है इसमें। तो आज हेयर ऑनवर्ड आप अपना रीसेट बटन प्रेस कर लें। अगर आप किसी चीज़ को चेज़ कर रहे हैं, कोई लेक्चर पेंडिंग है या आप कह रहे हैं अभी मैं पीछे हूँ, तो उसको बीच वाले पार्ट को करें स्किप, चेंज योर गियर और इधर आ जाए। इसको ना आप पोस्टपोन कीजिएगा। सो प्रोकास्टिनेशन जो है वो इस पे नहीं लगनी चाहिए जो आप स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम रैग सबसे पहले RAG से बनता क्या है? रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन। रिट्रीवल से हमें मीनिंग जो मिलता है वो कि कोई कहीं से डेटा रिट्रीव हो रहा है। ऑगमेंट का मतलब है कि किसी इंफॉर्मेशन को एक्सपेंड करना। जैसे ऑगमेंट में अगर एक बंदा जो है वो नलायक है, वो कोई 2-4 जमातें पढ़ता है तो उसने नॉलेज से अपने आप को ऑगमेंट कर लिया, अपने आप को बेहतर कर लिया या इम्प्रूव कर लिया। और जनरेशन का मतलब है जनरेशन। तो ये तीनों लफ्ज़ इकट्ठे जो है इनका एक ख़ास मीनिंग है। अलग-अलग पढ़े तो कोई बात बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आती। तो इसलिए अभी आपने कंफ्यूज नहीं होना, सिर्फ इंट्रोडक्शन टू रैग आपको पता होना चाहिए कि रैग का क्या मतलब है। रैग का मतलब है रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन। उसके बाद अपना हसान भाई, ये लैंग चेन क्या चीज़ है यार? बड़ा अजीब सा नाम है। अच्छा, अब जैसे सर ने कहा कि अभी हमें जैसे रैग एक चीज़ सर ने बताई कि रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन है। तो जो रिट्रीवल हो रही है, फॉर एग्जांपल वो रिट्रीवल किस चीज़ की है? वो किसी डाटा की है या किसी कोई भी डाटा ऐसा जो यूज़र का है। फॉर एग्जांपल वो कुछ भी हो सकता है आपका डाटा ना, जिसके ऊपर आपने कोई चीज़ जनरेट करनी है। तो वो जो अब जैसे जो लैंग चेन है, अब वो टेक्स्ट जनरेशन अगर हम बात करें, जैसे अब पिछले हमारे सेशंस चलते आ रहे थे, वो NLP के ऊपर हमारे सेशन चलते आ रहे थे। अब हमारे पास रिट्रीवल है और दूसरी तरफ हमारे पास NLP के मॉडल्स वगैरह इस तरह की चीज़ें हैं, ठीक है। अब उसके जब हमने इंटरेक्शन करनी है अपने मॉडल्स के साथ, अपने जो हमारा सोर्स है, जो हमारा डाटा है, ठीक है, तो उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो हमें फ्रेमवर्क्स या हमें कोई ब्रिज की ज़रूरत पड़ती है, इट्स अ लैंग चेन। तो लैंग चेन सिंपली वर्ड में एक ब्रिज है आपके डाटा सोर्स और आपके NLP जो डिफरेंट टेक्निक्स, डिफरेंट मॉडल्स हैं या डिफरेंट आप एप्लीकेशंस कह सकते हैं, उनके दरमियान जो ब्रिज है, अगर सिंपल वर्ड में कहें तो वो लैंग चेन है। अमेजिंग। अच्छा, लैंग चेन की एक आसान एग्जांपल आपको देता हूँ। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा ऑर्केस्ट्रा, हर एक के पास डिफरेंट म्यूज़िक होता है। कोई बांसुरी बजा रहा होता है, कोई वायलिन बजा रहा होता है, किसी के पास कोई और होता है और सामने एक बंदा खड़ा होता है जिसके पास वो 2 डंडे होते हैं, उन डंडों को हिला रहा होता है। सो ये जो लैंग चेन है ना, ये वो ऑर्केस्ट्रेटर है जो ऑर्केस्ट्रा के अब तुमने डाटा लोड करना है, अब तुमने डाटा लोड कर लिया, अब तुमने इसका फ़लाँ काम करना है, अब तुमने इसकी एम्बेडिंग कैलकुलेट करनी है, अब तुमने फ़लाँ करना है। तो इट्स सॉर्ट ऑफ एन ऑर्केस्ट्रेटर। ऑर्केस्ट्रा से ये लफ्ज़ निकला। ये जितने भी इंडिविजुअल कंपोनेंट्स होंगे रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन में, और ये बहुत सारे होंगे, कम से कम 6, 7, 8 डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन में। तो किस वक्त पे किस कंपोनेंट या मॉड्यूल ने काम करना है, ये सारे काम आप लैंग चेन के थ्रू इम्प्लीमेंट करते हैं। तो लैंग चेन वो पाइथन का फ्रेमवर्क है
जो आपको रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन इम्प्लीमेंट करने में हेल्प आउट करता है। और उसके नीचे फिर हमने एक कंपोनेंट है डॉक्यूमेंट लोडिंग। अभी हम इस पे ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, तो इस पे फिर हम फर्दर बात करेंगे। ओके जी, तो देखें आजकल के एक डिजिटल दौर के अंदर अगर आप लोग देखें तो इन्फॉर्मेशन का एक ओवरफ्लो है। आप एक कीवर्ड कोई भी सर्च करें गूगल के ऊपर तो आपको उस कीवर्ड की बेसिस के ऊपर थाउजेंड्स ऑफ पेजेस आपको मिल जाएंगे, थाउजेंड्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे जिसके अंदर वो कीवर्ड एग्जिस्ट कर रहा होगा। मीन टू से कि आपके पास अब एक कीवर्ड के अगेंस्ट इतनी इन्फॉर्मेशन है कि आपके लिए एक ये ओवर इन्फॉर्मेशन अब एक प्रॉब्लम बन गई है कि आपने उस इन्फॉर्मेशन से अपनी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन कैसे एक्सट्रैक्ट करनी है। एक समंदर में से आपने अपने जो रेलिवेंट पार्ट है वो सिर्फ वो पार्ट वो चंक कैसे एक्सट्रैक्ट करना है उस पूरे ओशन ऑफ इंफॉर्मेशन में से। तो ये एक जो चैलेंज है हमारे सामने, जो इसको हम लोगों ने ओवरकम करना है। तो इसको ओवरकम करने के लिए आपके पास मैकेनिज़्म जो है रैग सिस्टम है जिसको हम लोगों ने देखना है वो मौजूद है। तो वही बात है, इसको मज़ीद आगे लेके चलते हैं। अच्छा, जो मैंने बात आपसे की अभी कि अगर हम ट्रेडिशनल सर्च करते हैं तो ट्रेडिशनल सर्च के अंदर अगर गूगल के ऊपर जाएं तो यू हैव द ऑप्शन कि आप पूरी एक क्यूरी लिख सकते हैं, यू हैव द ऑप्शन कि सिर्फ आप एक कीवर्ड लिख सकते हैं, आपको उसका सर्च रिज़ल्ट मिल जाएगा। बट क्या है कि गूगल के ऊपर जब भी आप सर्च करते हैं, वो एक सर्च इंजन है, तो कई दफ़ा ऐसा होता है कि जो इन्फॉर्मेशन आप एग्जैक्टली सर्च करना चाह रहे हैं वो आपको नहीं मिल पा रही होती, कि आपको मल्टीपल पेजेस को स्क्रॉल डाउन करना पड़ता है, उन पेजेस के अंदर जाके अपनी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन को फाइंड आउट करना पड़ता है, और विच टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। और आप बाज़ औक़ात उसका सबसे बड़ा एक ड्रॉबैक ये होता है कि आप जिस इन्फॉर्मेशन को सर्च करने जा रहे थे उससे डिस्ट्रैक्ट होकर दूसरी इन्फॉर्मेशन आपको इतनी ज़्यादा मिल जाती है, आप किसी और डायरेक्शन में जाना शुरू हो जाते हैं। तो जो कि एक इन्फॉर्मेशन ओवरफ्लो का एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। तो कीवर्ड सर्च, अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कोई एक स्मार्ट सोल्यूशन भी होना चाहिए कि जो हमारी एग्जैक्ट बात, हमारी एग्जैक्ट क्यूरी, हमारी एग्जैक्ट कॉन्टेक्स्ट को समझ के हमें सिर्फ वो इन्फॉर्मेशन दे जो हमें चाहिए, और जिस तरह से हमें चाहिए वो दे, जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इन्फॉर्मेशन दे जो मुझे चाहिए और जिस एस्पेक्ट से मुझे चाहिए। मुझे समराइज फॉर्म में चाहिए, मुझे समराइज फॉर्म में दे, मुझे डिटेल फॉर्म में चाहिए, मुझे डिटेल्ड फॉर्म में दे, मुझे स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में चाहिए, मुझे स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में दे। तो अब आप अपने जो सर्चिंग मैकेनिज़्म है, अपना जो इंफॉर्मेशन रिट्रीवल का जो मैकेनिज़्म है उसको एडवांस करना है। तो उसको एडवांस साइड पे लेके जाने के लिए आपको रैग सिस्टम्स की ज़रूरत पड़ती है, जिसको मज़ीद जो है वो डिटेल में जो है वो देखते हैं। अच्छा, फिर आप लोगों ने देखा कि हमारे पास LLMs आए, हमने चैट GPT देखा, हमने जेमिनी देखा, और जेमिनी के अंदर आप लोग क्या करते हैं, आप लोग क्यूरीज़ करते हैं, चैट GPT में क्यूरी करते हैं, लेकिन वो आपको आपकी क्यूरी के अकॉर्डिंग रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन भी देता है, जिस फॉर्म में आपको चाहिए होती है वो भी देता है। ये तो इशू आपको सॉल्व हो गया कि आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो मिल रही है, रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए वो भी मिल रही है, जिस फॉर्म में चाहिए वो भी मिल रही है। लेकिन स्टिल एक इशू एग्जिस्ट करता है। वो इशू ये है कि आपको अगर लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए किसी भी स्पेसिफिक डोमेन की, तो चैट GPT आपको वो नहीं दे सकता। अच्छा, कुछ बच्चे कहेंगे सर लेकिन जेमिनी तो देता है। बिल्कुल जेमिनी देता है, लेकिन एक प्रॉब्लम है, वो इन्फॉर्मेशन आपको रियल टाइम तो ला के दे रहा है, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन वेरीफाइड या फिल्टर्ड नहीं है। मैंने लास्ट लेक्चर में भी बात की थी, जेमिनी के अंदर अगर आप किसी चीज़ का सोल्यूशन दे रहे हैं तो वो ओवर द इंटरनेट जाके आपको सर्च रिजल्ट्स ला के दे रहा है, लेकिन वो सर्च रिजल्ट्स के अंदर लोगों के कमेंट्स भी एडेड हैं। अब लोगों के कमेंट्स कोई वेरीफाइड सोर्स तो नहीं है, तो वो भी आपको एक उस फॉर्म में रिसर्च रिजल्ट्स में मिल रहा है, जो कि एक इनएक्यूरेट चीज़ है। अब आपके पास ये चैलेंज जो है वो, तो इन अ नटशेल अगर हम बात करें तो हमारे पास जो प्रॉब्लम है जिसको हमने सॉल्व करना है, जिसकी वजह से ये आगे जो जितने लेक्चर्स की सीरीज़ चलने वाली है, वो ये है कि हमने इन्फॉर्मेशन रिट्रीव करनी है, रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन रिट्रीव करनी है, और अपने फॉर्मेट के अकॉर्डिंग जिस तरह से हमें चाहिए उस तरह से करनी है। प्लस जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये कि हमने लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन किसी भी डोमेन के हवाले से वो करनी है, एक्सट्रैक्ट करनी है। चैट GPT आपके पास
उसके पास लेटेस्ट 2024 का डाटा नहीं है, उसके पास 2023 का डाटा नहीं है, 2022 के कुछ मंथ्स तक का वो डाटा है और वो लिमिटेड है उस डाटा तक। उससे आगे कोई नॉलेज, कोई भी इंफॉर्मेशन जब आप उससे मांगेंगे, उससे क्यूरी करेंगे, तो आपको सिंपली कह देगा कि मेरे पास जितना जो नॉलेज है वो लिमिटेड है स्पेसिफिक डेट, स्पेसिफिक ईयर तक, उससे आगे वो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड नहीं कर सकता। विच मीन्स अब हमारे पास एक सोल्यूशन या एक तरीक़ाकार ऐसा होना चाहिए कि जिसके अंदर हम जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है वो यूज़ कर सकें, उसको रिट्रीव कर सकें, वो इन्फॉर्मेशन आप रिट्रीव कर सकें, लेकिन जो LLMs की पावर है वो भी यूज़ हो साथ, क्योंकि LLMs का आपको पता है कि दे आर रियली पावरफुल मॉडल्स जो कि आपके क्यूरीज़ के कॉन्टेक्स्ट को एक प्रॉपर वे में अंडरस्टैंड करते हैं। लेकिन अब आपने उस LLM के अंदर एक न्यू डाटा ऐड करना है जो उसमें पहले से नहीं था, तो उसका कुछ ना कुछ मैकेनिज़्म होना चाहिए जिसके थ्रू आप उसको कर सकें और उसका कंट्रोल भी आपके पास हो, राइट। अब ये काम करने के ना हमारे पास दो तरीक़ाकार हैं। एक तरीका ये है कि हम फाइन ट्यूनिंग करें। फाइन ट्यूनिंग क्या होती है, सिंपल फॉर्म में देखते हैं। फाइन ट्यूनिंग बेसिकली इस चीज़ को कहते हैं कि एक मॉडल किसी स्पेसिफिक डेटा पे ट्रेन हुआ था, ठीक है, लेकिन अब आप चाहते हैं कि आपके पास जो स्पेशलाइज्ड डाटा है जिसके अंदर आपने अपनी स्पेसिफिकेशंस डाली हुई हैं, वो मॉडल इस डेटा पे भी उसी तरह से अच्छा काम करे, बल्कि ज़्यादा अच्छा काम करे नॉर्मल से। जिस तरह वो नॉर्मल डाटा पे करता है, आपके डाटा के ऊपर ज़्यादा अच्छे से काम कर सके। इसको कहते हैं फाइन ट्यून करना किसी मॉडल को किसी स्पेसिफिक डेटा के ऊपर। अब जब हम फाइन ट्यूनिंग की बात करते हैं तो उसमें एक प्रॉब्लम हमें आता है। वो प्रॉब्लम ये आता है कि LLMs जो हैं वो बहुत बड़े मॉडल हैं और वो मॉडल इतने बड़े हैं कि उनकी ट्रेनिंग कॉस्ट, उनकी फाइन ट्यूनिंग कॉस्ट, इट डज़ नॉट मेक सेंस कि आप छोटे सी एक फ़ाइल या इंफॉर्मेशन के लिए, किसी डॉक्यूमेंट्स के लिए या बंडल ऑफ डॉक्यूमेंट्स के लिए आप एक पूरा LLM फाइन ट्यून करें, क्योंकि उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, मिलियंस में है जब भी आप LLM को करते हैं, फाइन ट्यून करते हैं। तो फिर हमारे पास एक दूसरा सोल्यूशन है जिसको हम कहते हैं रैक सिस्टम या इन कॉन्टेक्स्ट लर्निंग। कि आप इसको सिंपल अल्फाज में अगर मैं कहूँ तो ये है कि एक LLM ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, उसके पास एनालाइजिंग पावर है, उसके पास डाटा मौजूद है। आप उसके साथ एक कॉन्टेक्स्ट से मुराद है कोई भी डॉक्यूमेंटेशन, कोई भी बुक हो सकती है, कोई भी, इट कैन बी एनीथिंग जो कि आप चाहते हैं जिस पे LLM काम करे, आप LLM के साथ वो डाटा अटैच कर देते हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर मैं कहूँ तो रैक सिस्टम ये है कि आप एक एक्सटर्नल डाटा जो कि LLM का पार्ट नहीं है, आप उसको LLM के साथ अटैच करते हैं। अब वो अटैच कैसे करते हैं उसको हम स्टेप वाइज सीरीज़ में देखेंगे, और उसी तरीके से LLM आपको वो डाटा आप क्यूरी करें, आपको LLM जो है वो उसी डाटा में से जो आपने अटैच किया है आपको रिस्पॉन्स देना शुरू कर दे। इवन आप ये चाहते हैं कि सिर्फ मुझे उस नॉलेज जो मैंने अटैच किया है, डॉक्यूमेंट अटैच किया, उसमें से जवाब आए, लेकिन LLM के अंदर जो नॉलेज है उसमें से जवाब ना आए, तो आपके पास इस लेवल का भी कंट्रोल होगा। बाकी रैक के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन अभी तक मैंने आपको दे दी है, तो ज़्यादा आप लोगों के लिए बस ये चीज़ के भी जैसे सर ने पहले पूछा था शिराज ने कि व्हाट इज़ LangChain। सो बेसिकली जैसे भी हारिस भाई ने कहा कि अगर हम उसके ऊपर हम अपना इन कॉन्टेक्स्ट लर्निंग की बात की कि हम अपना कॉन्टेक्स्ट उसको देना चाह रहे हैं, जब वो रिस्पॉन्स जनरेट करे तो उस कॉन्टेक्स्ट की बेस पे करे, एक ये चीज़। दूसरी हारिस भाई ने कहा कि हम उसको इस बात पे श्योर करेंगे, इंश्योर के वो जो हम कॉन्टेक्स्ट दें उस पे जनरेशन हो, अपना LLM का नॉलेज ना यूज़ करें। तो वो कैसे होगा हारिस भाई ने कहा सीरीज़ में हम देखेंगे, लेकिन वो किस तरह होगा, वो क्या पाइपलाइन होगी और वो किस स्पेसिफिक फ्रेमवर्क से होगा, उस चीज़ के लिए हम LangChain यूज़ करेंगे। तो LangChain शायद क्लियर होगी। वो अभी जैसे मैंने पहले बताया था कि इट्स, अगर सिंपल वर्ड्स में हम कहें तो इज़ जस्ट अ ब्रिज, ठीक है। तो हम डिफरेंट पाइपलाइंस बनाएंगे और डिफरेंट पाइपलाइंस को कनेक्ट किससे करेंगे, वो हम टूल जो यूज़ करेंगे वो LangChain, वो चीज़ LangChain। अब रैक की बात हो गई, कॉन्सेप्ट्स आपको थोड़े से बेसिक हमने बता दिए।
अब थोड़ा सा रैग के इंटरनल जो कंपोनेंट्स हैं ना उनको हाई लेवल पे देखते हैं कि कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, और फिर हमारा टारगेट ये है कि हमने इस सीरीज़ के अंदर हर लेक्चर में एक कंपोनेंट को टारगेट करना है, उस पर अपनी एक्सपर्टीज़ बनानी है। और बाय एक्सपर्टीज़ हमारा मतलब और मकसद ये है कि जब ये हम सीरीज़ को एंड कर रहे हों तो इन द लास्ट लेक्चर यू गाइस शुड बी एबल कि आप लोग एक एप्लीकेशन बना सकें, वो ऐसी एप्लीकेशन हो कि जिसके अंदर यूज़र आपको किसी भी टाइप के डाटा के बारे में बात करे, किसी भी फॉर्मेट के बारे में बात करे, किसी भी तरीके के रिट्रीवल के बारे में बात करे, आपको वो चीज़ पहले से पता हो। तो इस वजह से अब हमने इसको बेसिक कोर्स के अंदर हमने 2 लेक्चर्स के अंदर ये कवर किया था। अब हम इसके थोड़े से ज़्यादा लेक्चर्स में जाएंगे और हर लेक्चर के अंदर एक कंपोनेंट को हम कवर करेंगे। तो जिन लोगों ने चीज़ें पहले से सीखी हुई हैं तो वो थोड़ा सा सब्र और हौसले के साथ इस चीज़ को देखें, और जो लोग नए हैं वो उससे ज़्यादा सब्र और हौसले के साथ देखें। ठीक है, तो सबसे पहला देखें, एक सिस्टम अगर मैंने बना रहा हूँ तो उसमें सबसे पहला एलिमेंट जो है वो क्या है कि एक यूज़र आएगा सिस्टम पे और वो क्या करेगा, वो क्यूरी करेगा। और वो क्यूरी किस में से करेगा, किसी स्पेसिफिक डेटा में से जो जिसके बारे में उसको थोड़ा सा नॉलेज होगा। फॉर एग्जांपल हम लोगों ने कुछ टाइम पहले एक नेशनल एआई पॉलिसी बॉट आप लोगों को बना के दिया, जिसमें से आप किसी भी एआई पॉलिसी के बारे में कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते थे और वो आपको उसमें से जवाब, उस पॉलिसी से रेलिवेंट आपको जवाब देता था। विच मीन्स कि हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जो हमारा डेटा है वो किस तरह से सिस्टम में अटैच हो रहा है। ठीक है, अब तो अगर आप लोग स्क्रीन पर देख सकें तो हमारे पास जो डायग्राम है उसके अंदर सबसे पहले यूज़र है, बीच में रिट्रीवर है और एक डाटा सोर्स है। डाटा सोर्स वो कोई भी डाटा जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं, हमारे केस में हमने एक नेशनल एआई पॉलिसी जो है वो ऐड की थी। विच मीन्स कि अब डाटा आपने ले लिया, अब कोई ऐसा कंपोनेंट होना चाहिए कि जो उस डाटा में से आपको इन्फॉर्मेशन ला के दे। ठीक है, और ऑब्वियसली साथ एलएलएम होगा जो उस रिस्पॉन्स को एनालाइज करेगा, इंफॉर्मेशन को एनालाइज करेगा और आपके प्रॉम्प्ट्स के अकॉर्डिंग जिस तरह चैट जीपीटी आपको रिस्पॉन्ड करता है उसी तरीके से उस इन्फॉर्मेशन को भी मॉडिफाई करके, अगर आप कह रहे हैं डिटेल में चाहिए, समराइज फॉर्म में चाहिए, बुलेट पॉइंट्स में चाहिए, उस तरह से आपको वो इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड कर सके। तो ये बिल्कुल एक हाई लेवल उसका जो एक आर्किटेक्चर है वो है। हसन भाई, अच्छा, इसके अंदर अगर आप जैसे हारिस भाई ने बात की कि चैट जीपीटी की ना, तो चैट जीपीटी के अंदर अगर आप फॉर एग्जांपल कईयों का क्वेश्चन हो गया हाउ चैट जीपीटी वर्क, मतलब चैट जीपीटी काम कैसे करता है। तो अगर तो आप ये जैसे अब यहाँ पे लिखी हुई है डायग्राम यहाँ पे अभी डिस्प्ले है, तो अगर सिंपली वर्ड्स में कहूँ तो चैट जीपीटी भी इसी तरह वर्क कर रहा है कि आप उसको प्रॉम्प्ट क्यूरी दी आपने, तो उसका भी एक डाटा सोर्स है। जैसे आपका एक डाटा सोर्स अभी हारिस भाई ने जैसे नेशनल एआई पॉलिसी बोर्ड कहा, उसका डाटा सोर्स क्या था, एक नेशनल एआई की पीडीएफ थी। तो अब जो भी क्यूरी होती थी उससे रिट्रीवल होता था, तो वो रिट्रीवल कहाँ से होता था, उस डाटा सोर्स में से, जो कि एक सिंपल थोड़ा सा डाटा था। इस तरह चैट जीपीटी ने भी जब डाटा सोर्स तो कोई ना कोई रखा है अपना, सेम इसी तरह रिट्रीवल ने पहले इसी तरह वर्क करना है, उस डाटा सोर्स से बात करनी है, उसके बाद उसने आगे रिस्पॉन्स जनरेशन होनी है। तो ये सेम चैट जीपीटी अगर कोई पूछे कि बैकग्राउंड में कैसे वर्क कर रहा है, तो सेम उसके अंदर यही मैकेनिज्म यूज़ हो रहा है। बट डिफरेंस सिर्फ एक ये है कि वो उस डाटा पे चैट जीपीटी ट्रेन हुआ हुआ। ठीक है, ओके। जैसे अभी फॉर एग्जांपल डायग्राम पीछे डिस्प्ले थी, तो उसके अंदर वो डायग्राम ड्रामेटिकली हमने एक्सप्लेन किया आपको। तो ये सिंपल वर्डिंग के थ्रू एक्सप्लेन है कि फॉर एग्जांपल रैग वर्क कैसे करती है। रैग सिंपल इसी तरह वर्क करती है कि एक यूज़र की क्यूरी आएगी और उसके अंदर वो किसी रिट्रीवल से पास होते हुए रिट्रीवल क्या करेगा, अगेन वो एक डाटा सोर्स से आपका डाटा लेके आएगा जो कि उस क्यूरी से रेलिवेंट होगा। फॉर एग्जांपल डाटा सोर्स से तो कोई भी डाटा आ सकता है ना, लेकिन वो क्या करेगा, वो रिट्रीवल सिर्फ वो डाटा लेकर आएगा जो क्यूरी से रिलेटेड है। वो कैसे लेके आता है, वो पीछे क्या टेक्निक्स हैं, क्या मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, वो हम जैसे जैसे हमारी सीरीज़ चलती जाएगी हम उसके अंदर वो चीज़ देखते जाएंगे। तो अगेन सिंपल डायग्राम जो ऊपर थ्योरेटिकली एक्सप्लेन है वो नीचे डायग्राम के अगेन बताया हुआ है कि उसके अंदर क्यूरी आएगी
प्रॉम्प्ट आएगा, प्रॉम्प्ट आपका जाएगा एक रिट्रीवल को, रिट्रीवल आपके डाटा सोर्स से चंक्स आएंगे, वो चंक्स आपके जाएंगे क्यूरी के अलॉन्ग एलएलएम को, और एलएलएम जो है वो एट द एंड आपका रिस्पॉन्स जनरेट कर देगा। अगर तो हम चाहते हैं कि एलएलएम, ज़ाहिर सी बात है हम यही चाहेंगे ना, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा डाटा है तो एलएलएम उसके अकॉर्डिंग हमें रिस्पॉन्स दे। हम ये तो नहीं चाहेंगे कि जो अपना उसका डाटा पड़ा हुआ, अगेन वही बात कि एक जो डाटा पढ़ाना है और दूसरा डाटा हमें उसके रिस्पॉन्स की ज़रूरत नहीं है, हमने अपने मुताबिक उसको उस डाटा के अगेंस्ट क्यूरी रिस्पॉन्स लेना है हमने, ठीक है। जैसे अब नेशनल एआई पॉलिसी बोर्ड था तो उसमें एलएलएम भी वर्क कर रहा है, लेकिन अगर आप उससे कोई इररेलेवेंट क्यूरी करेंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप उससे पूछ लेते हैं इररेलेवेंट क्यूरी या जनरल क्यूरी, जैसे फॉर एग्जांपल हु इज़ इरफान मलिक, उसके पास डाटा नहीं, एलएलएम के पास अगर फॉर एग्जांपल एलएलएम 2024 तक ट्रेन है तो उसके चले फॉर एग्जांपल अभी तो वो ट्रेन नहीं है चैट जीपीटी 2024 तक, हम एग्जांपल लेते हैं किसी वेल नोन पर्सन की, लाइक फॉर एग्जांपल इलॉन मस्क की ले लेते हैं, तो हम अगर हम उससे पूछेंगे चैट जीपीटी से हु इज़ इलॉन मस्क, तो वो उसका जवाब देगा। ऑब्वियसली बात है कि एक डाटा तो फॉर एग्जांपल अगर 2021 तक ट्रेन है तो उसके पास तो इन्फॉर्मेशन है इलॉन मस्क की, लेकिन अब उसके पास 2024 के पर्सन की नहीं है। लेकिन अगर हमने जैसे फॉर एग्जांपल नेशनल एआई पॉलिसी की भी नहीं है उसके पास, हमने जब उसको डाटा दिया तो हमने उसको जो रिस्पॉन्स आएगा वो उस क्यूरी से रिलेटेड आएगा। अच्छा, इसमें एक चीज़ ये है कि हमने इस लेक्चर स्लाइड्स के अंदर ना मल्टीपल डायग्राम्स ऐड की हैं रैग सिस्टम की, जो कि जिनमें थोड़ी थोड़ी सी एक दूसरे से डिफरेंसेस हैं। उनको डालने का मकसद ये है कि आप हर डायग्राम को देखें और उसके फ़्लो को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि ये इसमें किस तरह से ये चीज़ कंपोनेंट क्यों लगा हुआ है, ये कंपोनेंट क्यों लगा हुआ है। ऑब्वियसली कुछ पॉइंट्स हम अभी आप लोगों की क्यूरियोसिटी के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि आगे हमने उनको इन डेप्थ हैंडल करना है, प्रॉपर उसके ऊपर कोडिंग भी होगी, पूरा लेक्चर उस पर होगा। कुछ बातें अभी हसान ने कहीं के चंक्स आ रहे हैं, रिट्रीवल हो रहा है, तो जो टर्म्स अभी आपको जिनसे आप फेमिलियर नहीं हैं, आपको थोड़ी सी खौफनाक लग रही है, तो उनसे घबराना आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं है। आहिस्ता ग्रेजुअली हर चीज़ को हम लोग टच करते जाएंगे, तो जिस चीज़ की सेंस नहीं बन रही उसको बस नोट डाउन करके रख लें, कमेंट्स में जो है वो मेंशन कर दें, इंशाल्लाह ताला हम उसको ज़रूर जो है वो टैकल कर लेंगे। एक और डायग्राम ऐड की हुई है, जस्ट इस डायग्राम को थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करते हैं, फिर हम थोड़ा सा क्विकली मूव करेंगे ताकि हमने जो आज आप लोगों के लिए एक नोटबुक प्रिपेयर की हुई है उसकी तरफ हम लोग मूव करें, उस पर थोड़ा सा ज़्यादा टाइम आप सर्व करें। तो डायग्राम के अंदर अगर आप देखते हैं तो यूज़र की तरफ से क्वेश्चन आ रहा है, वो क्वेश्चन आप उसको क्वेश्चन भी कह सकते हैं, उसको प्रॉम्प्ट भी कह सकते हैं, ठीक है। वो आ रहा है सिस्टम के अंदर और सिस्टम के साथ डाटा सोर्स अटैच्ड है। वो डाटा सोर्स जो यूज़र का क्वेश्चन है वो क्वेश्चन पास होता है डाटा सोर्स के अंदर, डाटा सोर्स में से रेलिवेंट डाटा आता है और वो डाटा एंड क्वेश्चन यूज़र प्रॉम्प्ट वो आगे एलएलएम को जाता है और एलएलएम यूज़र की क्यूरी को भी एनालाइज करता है कि क्यूरी क्या थी, इन्फॉर्मेशन जो मुझे मिली है रिट्रीवर की ये एक्सटर्नल जो सोर्स हमने अटैच किया हुआ उसमें से वो क्या इन्फॉर्मेशन है, उस क्यूरी उस इन्फॉर्मेशन को मॉडिफाई करके आपको रिस्पॉन्स की फॉर्म में दे रहा होता है। ये सिंपलेस्ट फॉर्म है एक रैग सिस्टम की। ऑब्वियसली जब आप डीप डाइव करेंगे तो हर कंपोनेंट के अंदर रिट्रीवल के अंदर मल्टीपल चीज़ें होंगी, आपके पास प्रॉम्प्टिंग के अंदर डिफरेंट चीज़ें होंगी, एलएलएम के अंदर डिफरेंट एस्पेक्ट्स आएंगे। तो ये सिर्फ आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए फॉर नाउ हम लोगों ने चीज़ें। अच्छा, एक क्वेश्चन आया कि जी ये कंपोनेंट जो क्वेश्चन के बाद लगा हुआ है, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन है कि जनाब यहाँ पे डायग्राम के अंदर एक हमारे पास प्रोसेसिंग वाला साइन बना हुआ है और वो बेसिकली क्या कंपोनेंट लगा हुआ है जो कि हमने रिट्रीव करके दे रहा है। देखें, इसको कहते हैं रिट्रीवर, ठीक है। यहाँ पे एक रिट्रीवर लगा होता है जो कि आपको इंफॉर्मेशन रिट्रीव करके दे रहा होता है। अब ये बिल्कुल उसकी बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म आप जिसे कह लें कि वो है, जब हम रिट्रीवर के अंदर जाएंगे तो उसके अंदर इस इटसेल्फ रिट्रीवर की एक डायग्राम, आर्किटेक्चर डायग्राम आपको दिखाएंगे इटसेल्फ के रिट्रीवर आगे से किस तरह अपने सब कंपोनेंट्स के साथ मिलके काम कर रहा होता है। तो अभी का हमारा मकसद जो है वो आप लोगों को ज़्यादा कंफ्यूज करना नहीं है कि आप मल्टीपल चीज़ों के अंदर जाके उनको देखना स्टार्ट कर दें। आपको ओवरऑल कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, हम क्या कर रहे हैं, हम क्यों कर रहे हैं, फिर अगला टारगेट कैसे करना है, ठीक है। और उस कैसे करना के अंदर अंदर हम डिटेल के अंदर आपको लेके जाते जाएंगे।
ठीक है जी, आगे मज़ीद डिटेल लिखी हुई है, मज़ीद एक और डायग्राम है रैक सिस्टम के ऊपर, उसको आप देख सकते हैं। अच्छा, अब अगला जो पॉइंट हमारा आता है वो ये कि रैक पाइपलाइन को ना हमने मतलब आपके लिए मेजर हिस्सों में डिवाइड करके थोड़ा सा रखा है। और ये कि सबसे पहली चीज़ है इंजेक्शन। इंजेक्शन क्या चीज़ है? हम बार बार बात करें कि हमने एक एक्सटर्नल डाटा सोर्स अटैच करना है सिस्टम में, विच मीन्स कि हमने उस एक्सटर्नल डाटा सोर्स को अटैच करने के लिए उस डाटा सोर्स को प्रोसेस करना है ताकि वो अटैच हो सके। ठीक है, जिसका मतलब है एग्जाम्पल ले लें, हमारे पास कोई PDF डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमने जिनके अंदर मौजूद कंटेंट हमने अपने सिस्टम का पार्ट बनाना है, तो वो डाटा जो PDF फाइल में मौजूद है वो हमने अपने सिस्टम के अंदर पहले लोड करना है। जिस तरह हम मशीन लर्निंग के अंदर मॉडल को ट्रेन करने के लिए डाटा लोड करते थे डाटा सेट, इसी तरीके से हमने ये एक्सटर्नल डाटा जो हम यूज़ करने जा रहे हैं वो हमने लोड करना है। और वो डाटा डिफरेंट फॉर्मेट्स में हो सकता है, वो PDF फाइल्स में हो सकता है, वो CSV फाइल्स में हो सकता है, वो टेक्स्ट फाइल में हो सकता है, वो वेब बेस्ड URL हो सकते हैं, तो डिफरेंट नेचर का डाटा हो सकता है, JSON फॉर्मेट हो सकते हैं। आपने उनको लोड करना है तो वो उनके चंक्स बनेंगे, एम्बेडिंग्स बनेंगी, इसको हम फर्दर आगे देखेंगे। तो फर्स्ट आपका जो मेजर काम होता है वो इंजेक्शन होती है, इंजेक्शन पाइपलाइन, उसको सेपरेटली हमने आपको शो करवा दिया। उसके बाद जो मेजर काम रैक सिस्टम में हो रहा होता है वो रिट्रीवल वाला हो रहा होता है कि इंफॉर्मेशन अब आपने सिस्टम में डाल दी है, अब उस इंफॉर्मेशन को करेक्टली रिट्रीव करना है कि जो चाहिए सिर्फ वो आए, तो रिट्रीवर वाला पार्ट बनाते हैं आप। ठीक है, उसके बाद आगे अगला पार्ट है सिंथेसिस वाला कि आपने डाटा भी डाल दिया, इंजेस्ट भी कर दिया, आपने रिट्रीव भी कर लिया, लेकिन वो जो रिट्रीव हुई हुई इंफॉर्मेशन है वो इस तरह की फॉर्मेट में नहीं है कि आप उसको रीड कर सकें एग्जैक्टली, तो आप सिंथेसिस वाला सेक्शन बनाते हैं। सिंथेसिस में क्या है, LLM लगा होता है जो उस रिस्पॉन्स को मॉडिफाई करके रीडेबल फॉर्म में आपको आसान बना के दे देता है। ठीक है, तो 3 मेजर ब्लॉक्स में हमने इसको मज़ीद डिवाइड कर दिया है इन टर्म्स ऑफ प्रोसेसिंग के रैक सिस्टम किस तरह प्रोसेस कर रहा होता है। ठीक है जी, अच्छा, अब जाहिर सी बात है हमने अभी तक जितनी बातें की तो उससे एक कंक्लूजन क्या निकला कि रैक सिस्टम आपकी इंफॉर्मेशन रिट्रीवल को मज़ीद एडवांस और इन्हांस कर देते हैं कि जो जिस इंफॉर्मेशन पे वो ऑलरेडी ट्रेंड है प्लस वो एंड द न्यू इंफॉर्मेशन जिसके ऊपर आप मज़ीद प्रोसेसिंग करना चाहते हैं, क्यूरी करना चाहते हैं, व्हाटएवर, वो आप कर सकते हैं। तो रैक सिस्टम बेसिकली हमारी जिसे कह लें कि हेल्प के लिए बना है। फिर इसके बाद एक बड़ा इशू जो आप लोग देखते हैं वो ये है कि जब हम लोग LLM यूज़ कर रहे होते हैं और किसी ऐसे टॉपिक के बारे में हम LLM से क्वेश्चन करें जिसके बारे में उसके पास ज़्यादा नॉलेज नहीं है, वो क्या करता है कि उस क्यूरी का वो आंसर ख़ुद से बनाने की कोशिश करता है और आपको गलत इन्फॉर्मेशन भी दे देता है, जिसको हम कहते हैं हेलुसिनेशन, कि वो आपको इतने कॉन्फिडेंटली जवाब दे रहा होता है, आपको लगता है कि वो जवाब बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब आप उस इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई करते हैं वो एग्जैक्टली रॉन्ग इन्फॉर्मेशन होती है। हेलुसिनेट करता है आपको, एक्चुअल कुछ और चीज़ होती है, दिखाता कुछ और है। ठीक है, तो रैक सिस्टम्स के अंदर इस चीज़ को ओवरकम करने का बड़ा अच्छा मैकेनिज़्म है कि आप हेलुसिनेशन से आपको इस चीज़ की श्योरिटी होगी कि जो इन्फॉर्मेशन मुझे रिट्रीव होकर मिल रही है वो हेलुसिनेटेड नहीं है, वो गलत नहीं है, मेरे सोर्स में से आ रही है और वो सोर्स के अंदर से भी वो खुद से इंफॉर्मेशन जनरेट करके नहीं दे रहा। ठीक है, और फिर एक्यूरेसी और रेलिवेंस वाला जो मैटर है वो ये कि ऑब्वियसली जब आपके पास ग्रैनुलर लेवल का कंट्रोल आता है अपने सिस्टम के ऊपर, अपने लिमिटेड डाटा के ऊपर, तो जो आप डाटा रिट्रीव कर रहे होते हैं, जो रेलिवेंस आपको आंसर्स के अंदर मिल रही होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, ओके, रैक पाइपलाइन है। मज़ीद एक और डायग्राम हमारे पास, मतलब हमारा टारगेट ये था कि जितनी मैक्सिमम पॉसिबल आपको बिल्डिंग ब्लॉक्स एक डायग्राम के रैक सिस्टम के आर्किटेक्चर्स हम लोग प्रेजेंट कर सकें, वो हम लोगों ने इसमें ऐड कर दिए हैं। अच्छा, अब क्वेश्चन ये आता है कि रैक सिस्टम जब हम बात करते हैं तो क्या रैक सिस्टम की एबिलिटीज़ लिमिटेड हो जाती हैं? जिस तरह LLM है वो किसी भी तरीके की नेचर का काम कर सकता है, वो लैंग्वेज ट्रांसलेशन कर सकता है, वो समराइजेशन कर सकता है, वो आपको क्या कहते हैं न्यू कंटेंट जनरेट करके दे सकता है। तो क्या रैक सिस्टम के अंदर कुछ लिमिटेशंस हैं इस तरह की? रैक सिस्टम के हवाले से एक मिसकॉन्सेप्शन अपनी क्लियर कर लें, वो ये
कि रैग सिस्टम वो तमाम एबिलिटीज़ ऑफ़र करता है जो LLM करता है। सिर्फ डिफरेंस ये है कि आपको एक एबिलिटी मिल गई है कि एक न्यू डाटा अपनी मर्ज़ी से आप उसमें ऐड कर सकें। तो जो एप्लीकेशंस आप एक LLM से ले सकते हैं, समराइजेशन की, लैंग्वेज ट्रांसलेशन की, बहुत सारी इसमें मज़ीद हो सकती हैं, क्वेश्चन आंसरिंग की, वही सेम काम आप रैग सिस्टम से ले सकते हैं ओवर अ न्यू डाटा। ठीक है जी जी। देखिए क्वेश्चन एक आया है कि रैग सिस्टम से पहले भी तो हमारे पास चैटबॉट्स बनते थे, हमारे पास तब भी डाटा होता था, तो अब क्या डिफरेंस है बेसिकली। तो बिफोर LLMs के आने से पहले हमारे पास जितने भी चैटबॉट्स थे वो उनकी जो एबिलिटी थी वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड होती थी। उनके अंदर सबसे बड़ा फैक्टर ये था कि आप एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ डाटा उनमें एंटर कर सकते थे, लार्ज डाटा वो सपोर्ट नहीं करते थे। क्यों? उनके लिए प्रॉब्लम था इतना ज़्यादा कॉन्टेक्स्ट मेंटेन करना। दूसरी चीज़ ये कि इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नेचर की क्यूरीज इससे पहले चैटबॉट्स कभी भी हैंडल करने की एबिलिटी उनमें नहीं थी। ठीक है। तीसरी चीज़ ये कि आप जब वो चैटबॉट्स बनाते थे तो वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड रिस्पांस देते थे, लिमिटेड डोमेन में रिस्पांस देते थे, और जो डाटा दिया होता था उसके ऊपर भी उनकी जो एनालिसिस पावर और जो आंसरिंग एबिलिटी थी वो भी बहुत बहुत ज़्यादा कम थी। कि आप उनके एक इस तरह से समझ लें कि वो कुछ हार्ड कोडेड क्वेश्चंस के तौर पे, अगर आप हम अब की एडवांस टेक्नोलॉजी से कंपैरिजन उसका करें तो वो काइंड ऑफ एक हार्ड कोडेड चैटबॉट्स होते थे जो स्पेसिफिक क्यूरीज का रिस्पांस करते थे। वो अगर वो नहीं है तो जवाब नहीं आता था। अब बिफोर LLM, क्यों? LLM के अंदर एनालाइजिंग पावर बहुत ज़्यादा है, आपके पास क्यूरीज का कॉन्टेक्स्ट बनना स्टार्ट हो गया, सिमेंटिक सर्च आ गई हैं। ठीक है जी। बाकी एडवांटेजेस हम लोगों ने मल्टीपल टाइम्स अब डिस्कस कर लिए हैं। आई डोंट थिंक कि अब इसके ऊपर मज़ीद डिस्कस करने की हमें ज़रूरत है। लैंगचेन के बारे में हमने ऑलरेडी आप लोगों से डिस्कस कर लिया है। अच्छा, यहाँ पे अब आप लोगों ने एक बात ज़रा जहन में रख लेनी है कि फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स किसी भी चीज़ के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं, हम डाटा लोड करने के बारे में बात करें, हम रिट्रीवर के बारे में बात करें, हम वेक्टर स्टोर के बारे में बात करें, हम LLM के बारे में बात करें, आपका जो गो टू सोर्स होना चाहिए जहाँ से आपने इंफॉर्मेशन को पढ़ना है वो लैंगचेन की वेबसाइट है। आपने लोडर्स के बारे में पढ़ना है, आपने लिखना है लोडर्स लैंगचेन, क्योंकि लैंगचेन की डॉक्यूमेंट बहुत ज़्यादा बड़ी है, कॉम्प्लेक्स है, तो आपको नेविगेट करके ढूंढना समटाइम्स मुश्किल हो जाता है। तो जो कंपोनेंट आपने पढ़ना है साथ लैंगचेन लिखें, उसकी डॉक्यूमेंटेशन में जाएं, वहाँ पे आपको कोड मौजूद मिल जाएगा कि किस तरह इसको एग्जीक्यूट करना है, इंस्टॉलेशन कैसे करनी है, ये किस तरह काम करता है। क्योंकि मकसद ये है कि कुछ बेसिक चीज़ें आपको सिखाई जाएं, लेकिन आपको ये भी सिखाया जाए कि इससे आगे आपने क्या बनाना है और कैसे बनाना है। तो वो तब तक पॉसिबल नहीं है कि जब तक आप उस सोर्स को खुद ना रीड करने के काबिल हो जाए जहाँ से हम लोग खुद ये चीज़ें सीख के बना रहे हैं। क्यों? हमें तो किसी ने नहीं बताया बाहर से आके, हम लोगों ने भी खुद ही इन चीज़ों को इस तरह से सीख के, पढ़ के, एक्सपेरिमेंटेशन करके चीज़ों को बनाया है, एप्लीकेशंस को बनाया है। तो हम सब लोग इंसान हैं तो हम बना सकते हैं, तो बाकी सारे बच्चे भी बना। और आजकल की जनरेशन तो वैसे ही जिसे कह लें कि बहुत ज़्यादा शार्प है, तो ये तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। तो अगेन एक और डायग्राम आप लोगों के लिए लैंगचेन के कॉन्टेक्स्ट में मौजूद है। तो आई थिंक अब चलते हैं डायरेक्ट ही अपने डेमो की तरफ, यूज़ केसेस। बाकी ये सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए स्लाइड्स में मौजूद है, आप इसको पढ़ सकते हैं। अच्छा सर, इस पे आप ज़रा आ जाएं। अच्छा, अभी जैसे बात हारिस भाई ने शुरू की कि हम रैग सिस्टम बनाने के लिए हम सबसे पहले इंजेक्शन करेंगे, ठीक है। क्योंकि रैग अगर आपने क्यूरी करनी है, क्यूरी तो तब होगी जब आपके पास डाटा सोर्स आ गया और उसको आपने प्रॉपर्ली इंजेस्ट कर दिया किसी जगह पे, ठीक है। अभी जगह वो क्या है, अगर वो बताया तो फिर कन्फ्यूजन वो वाली जो अभी आप कह रहे थे। तो अभी वो चीज़ फॉर एग्जांपल आप कह लें एक बॉक्स के अंदर हमने वो डाटा रखा, तो इंजेक्शन के अंदर भी सबसे पहले क्या चीज़ है, हमने डाटा को लोड करना है किसी जगह से। फॉर एग्जांपल आपकी वो PDFs हो सकती हैं, आपकी PPTs हो सकती हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, आपके वेब पेज हो सकते हैं, आपकी CSV फाइल्स हो सकती हैं, अनस्ट्रक्चर्ड डाटा हो सकता है,
मल्टीपल जेसन डाटा हो सकता है आपका, जैसे वो हर्ष भाई ने पहले भी बताया कि डाटा मल्टीपल किस्म का होगा। तो रैग बनाने के लिए सबसे पहले क्या चीज़ हमें करनी है, इंजेक्शन करनी है जिस पे हमने रैग बनानी है, ठीक है। तो वो रैग हमने किसी जो डाटा है वो हमने किसी बॉक्स में बंद करना है। बॉक्स में बंद करने के लिए उससे पहले हमें लोड करना है। तो आज का हमारा जो डेमो भी है वो एक लोडर्स के ऊपर है, मल्टीपल लोडर्स की इम्प्लीमेंटेशन। तो ये बात शायद क्लियर होगी हो कि हमने अभी पिछली डायग्राम में दिखाया कि रैग के अंदर मल्टीपल पाइपलाइंस हैं। पहली पाइपलाइन इंजेक्शन की, और इंजेक्शन के अंदर भी सबसे पहले हमने लोडर्स देखने हैं कि उनको हमने कैसे इम्प्लीमेंट करना। तो इसमें कोई रॉकेट साइंस और चीज़ है नहीं, तो हम चलते हैं आगे डेमो की तरफ यार जी। ओके जी, डेमो की तरफ चलते हैं डायरेक्टली। और ओके, तो अब हमने अभी जैसे डिस्कशन की कि हम जो है वो सबसे पहले चीज़ें देखेंगे कि इंजेक्शन के अंदर, पहले यहाँ पे हम डायग्राम बनी हुई है ये देख लेते हैं कि हमने अभी ये रैग की डायग्राम पीछे स्लाइड्स में भी देखी कि डिफरेंट किस्म की पाइपलाइंस हैं एक रैग कंप्लीट बनाने के लिए। इट्स नॉट जस्ट कि फॉर एग्जांपल हमने क्यूरी की और सिस्टम हमारा शुरू हो गया, नो, इसके पीछे हमने इंजेक्शन की होती है। और जो हमारी रैग कितना अच्छा वर्क करेगी वो हमारी बेस ही इंजेक्शन के ऊपर कर रही है। अगर तो हमारी इंजेक्शन प्रॉपरली हुई है तो हमारी रैग, क्योंकि अब जैसे हमने अभी बात की कि एलएलएम ने किसको दे के रिस्पॉन्स, एक तो क्यूरी और ऊपर उसके ऊपर इन कॉन्टेक्स्ट लर्निंग की बात की जिसमें कॉन्टेक्स्ट होगा हमारा। तो कॉन्टेक्स्ट क्या था, डाटा। अब वो डाटा कितना अच्छा लोड हुआ और कितनी अच्छी इंजेक्शन की, और उतनी ही अच्छी हमें रिट्रीवल के वक्त वो डाटा रिट्रीव होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने पेज सारे फॉर एग्ज़ाम्पल डॉक्यूमेंट्स से थे वो हमने एज इट इज़ रखवा दिए, तो अब जब रिट्रीव होगा तो उसमें क्या इश्यूज़ आएंगे। हमने उनको पेज वाइज हमने रखवाया, उनमें क्या इश्यूज़ आएंगे। हमने उनको हाफ पेजेस के हिसाब से रखवाया, हमने सम लिमिट के हिसाब से रखवाया किसी वर्ड्स की, तो उनमें क्या इश्यूज़ आएंगे, उनसे क्या बेनिफिट्स हैं दूसरे के। तो हमने ये चीज़ देखनी है। तो सबसे पहले इंजेक्शन हमारी जो है वो हमारी बेस जो रैग है वो हमारी बेस ही इंजेक्शन के ऊपर करेगी। इतनी अच्छी इंजेक्शन उतनी अच्छी हमारी रैग एप्लीकेशन वर्क करेगी। तो उस इंजेक्शन के अंदर हमने सबसे पहले, अब जैसे लैंग चेन है तो हमने ये चीज़ अभी बता दी, लैंग चेन के बारे में एक्सप्लेन किया। और ज़ाहिर सी बात है आप फॉर एग्ज़ाम्पल जिन्होंने एवरीवन है आई थिंक एज फ्रॉम कंप्यूटर साइंस, जो कोई नहीं भी हैं जो हैं उनको तो ये चीज़ समझ आएगी कि हम कोई भी चीज़ करते हैं तो उस चीज़ या कोई फॉर एग्ज़ाम्पल हम कोड करते हैं तो कोई एक्सटर्नल लाइब्रेरी यूज़ करते हैं, तो उस एक्सटर्नल लाइब्रेरी को यूज़ करने के लिए हमें पहले उसको अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना पड़ता है। तो सिमिलरली हमने क्योंकि बात की कि हम आज से ऑनवर्ड कुछ सेशन तक जब तक हमारी रैग चल रही है तो हम जो भी चीज़ करेंगे वो हम लैंग चेन से करेंगे। तो सबसे पहले जो हम चीज़ इंस्टॉल करेंगे ओब्वियसली वो लैंग चेन इंस्टॉल करेंगे। तो इसके बाद अब फॉर एग्जाम्पल ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि हम लैंग चेन इंस्टॉल करनी है, कि माइंड में हम चीज़ रहे हर वक्त कि यार लैंग चेन इंस्टॉल करनी थी, ये चीज़ इंस्टॉल करनी थी। नहीं, जिस तरह आप जो कंपोनेंट यूज़ करते जाएंगे वो ऑटोमेटिकली आपको वो चीज़ इंडिकेट होती जाएगी एरर के थ्रू, या डिफरेंट आप डॉक्यूमेंट रीड कर रहे हैं लैंग चेन की तो आपको वहाँ पे वो चीज़ डिस्प्ले होती रहेगी कि आपने ये लाइब्रेरी यूज़ करनी है इस स्पेसिफिक कोड को यूज़ करने के लिए। ओके, फिर हमें ऊपर से भी एग्जीक्यूशन करनी पड़ेगी। हमारा जो लैंग चेन वाला ओके जी। अच्छा, यहाँ पे हमने और भी पैकेजेस इंस्टॉल किए हैं। ओपन एआई अभी इसकी आपको ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम आप लोगों के लिए आगे डिटेल डिस्क्रिप्टिव नोटबुक्स बना रहे हैं, तो उसके अंदर ये उसका पार्ट है। python.env की आज के लिए आपको ज़रूरत नहीं है। आज के लिए हम लोग लैंग चेन कम्युनिटी जो है वो यूज़ कर रहे हैं। ये रिक्वायरमेंट्स हमारी इंस्टॉल हो गई हैं सर। आगे ओके, लोडर के बारे में अब वो बात पहले भी बता दी। ये लोडर क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल आपका डाटा पीडीएफ की फॉर्म में है, आपका डाटा मल्टीपल डिफरेंट टाइप से रिलेटेड आपका डाटा है। फॉर एग्जांपल डॉक्यूमेंट्स हैं, पीडीएफ हैं, HTML आपके URLs हैं, आपके वैसे वेब का कोई URL है। तो वो चीज़ें अभी ऑलरेडी हमने डिस्कस कर ली कि मल्टीपल किस्म की चीज़ें मल्टीपल फॉर्मेट के डाटा हो सकता है।
तो अब हम नीचे चलते हैं कि सबसे पहला जो हम एक लोडर यूज़ करते हैं PDF, क्योंकि PDF जो है वो आजकल मतलब कि बहुत नॉन सोर्स है कि फॉर एग्जांपल हम जो भी डाटा शेयर करते हैं PDFs में, डॉक्यूमेंट्स में हम या PPTs में इस तरह शेयर कर रहे होते हैं। तो हम इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं। अगेन अब मैंने फॉर एग्जांपल PDF की चीज़ यूज़ करनी है, तो मैंने यहाँ मुझे ये लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी पड़ी है। अब मुझे ये चीज़ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, जब मैं LangChain की डॉक्यूमेंटेशन से उठाऊंगा तो वहाँ ऑलरेडी उन्होंने मेंशन किया होगा कि अगर आपने ये चीज़ यूज़ करनी है तो आपको ये पहले लाइब्रेरी की ज़रूरत होगी। देखिए, इसका सबसे आसान तरीका ये है कि आपके पास जिस नेचर का डाटा आया है, फॉर एग्जांपल आपके पास PDF फॉर्मेट में डाटा आया है, आपने जस्ट लिखना है PDF लोडर LangChain। आपको जो फर्स्ट सर्च रिज़ल्ट खुलेगा उसके अंदर PDF लोडर्स की डॉक्यूमेंटेशन मौजूद होगी कि किस तरीके से PDF को लोड किया जा सकता है यूजिंग LangChain। अब आज हम आपको एक लोडर दिखा रहे हैं PDF के अंदर, और उसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि सिर्फ यही लोडर है। लोडर्स बहुत ज़्यादा डिफरेंट नेचर्स के मौजूद हैं LangChain के अंदर, लेकिन वो आप लोगों ने एक्सप्लोर करने हैं, वो आपकी असाइनमेंट का पार्ट होंगे। तो हम आपको वो उसकी बेसिक्स दिखा रहे हैं, बाकी उससे आगे जितना काम है, क्योंकि चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, हम लिमिटेड टाइम के अंदर, लिमिटेड कैपेसिटी के अंदर उन तमाम चीज़ों को कवर अप नहीं कर सकते, लेकिन आपको बता ज़रूर सकते हैं कि ये उसकी बेसिक्स ये हैं, उससे आगे फ़र्दर चीज़ें मौजूद हैं, तो वो आप लोगों ने देखनी होंगी। तो अब जिस तरह हम लोग यहाँ पे PDF लोडर कर रहे हैं, तो हमने जो PDF लोडर सेलेक्ट किया है वो PyPDF लोडर है। इसके लिए हमें जो PyPDF की जो लाइब्रेरी है वो इंस्टॉल, उसका पैकेज इंस्टॉल हम लोगों को करना पड़ेगा जी। तो उसमें जो हारिस भाई ने भी कहा कि असाइनमेंट है, तो आप उसके अंदर देखेंगे क्या? उसके अंदर देखना आपने ये है कि अगर फॉर एग्जांपल जैसे आप PyPDF लोडर यूज़ किया, तो इसको लोड करने में फॉर एग्जांपल अगर मैंने एक PDF थी वो 2 पेजेस की है ना, तो उसको मैंने PyPDF लोडर से यूज़ किया, उसके लिए फॉर एग्जांपल आपने टाइम नोट किया 2 सेकंड लगे, और उससे जो डाटा लोड हुआ वो किस तरह का हुआ आपने ये देखना है। आपने दूसरा लोडर यूज़ किया तो उसको लोड करते वक्त आपको कितने सेकंड लगे और आपको उससे कैसा डाटा रिट्रीव हुआ, तो फिर आपको एक नेचर पता चलेगी कि अगर फॉर एग्जांपल फ्यूचर में आपके पास डाटा आया, आपने रैग एप्लीकेशन बनानी है, तो आपने देखना कि यार मेरी ये है प्रॉब्लम और इस तरह का डाटा मुझे रिट्रीव फॉर्म में चाहिए, तो फिर आपको पता होगा कि यार मैंने ये वाला लोडर यूज़ करना है, इससे इस तरह का डाटा आएगा तो मैं इस तरह से इसको यूज़ कर लूँगा, इस तरह का आएगा इस तरह का यूज़ कर लूँगा। फिर आपने ये देखना है कि फॉर एग्जांपल PDF में अगर इमेजेस हैं, मैं उनको कैसे रीड कर सकता हूँ अपने डाटा के साथ ही। मैंने इमेजेस का फॉर एग्जांपल आपका सिनेरियो है, आपने इमेजेस रीड करनी है, तो आप कैसे रीड करेंगे? लोडर के थ्रू। आपका सिनेरियो आपने रीड ही नहीं करनी इमेजेस, ज़रूरत नहीं है आपको इमेजेस रीड करने की, तो आप फॉर एग्जांपल तब आप कैसे करेंगे? तो ये चीज़ें आपने उनमें कंपैरिजन करना है और देखना है कि कैसे कौन सी चीज़ कैसे वर्क करती है। एक्चुअली ये देखना आपने। हसन भाई, अब हमारा वक्त कम है और मुकाबला सख्त है। अच्छा, तो सिंपली ये चीज़ अब हम इसको, ये कोड आपको LangChain की वेबसाइट पे मिल जाएगा। आपने सिंपल इंपोर्ट किया PyPDF लोडर, LangChain के उसमें गए, वहाँ से डॉक्यूमेंट लोडर्स के अंदर से आपने PyPDF लोडर यूज़ किया। अब PyPDF लोडर के अंदर आपने पाथ देना है अपनी उस PDF का या उस डाटा का जो आपने लोड करनी है। अभी हमारे लिए हमारे पास यहाँ पे अगेन हमने यहाँ पे नेशनल AI पॉलिसी जो है उसका डॉक्यूमेंट हमने यहाँ पे यूज़ किया है, तो आपने सिंपल इसको रन करेंगे। अच्छा, फॉर दोस्त जो लोग नए हैं, हम लोगों ने, क्योंकि हम लोग कोलैब नोटबुक यूज़ कर रहे हैं, तो उसके अंदर हमारे पास ऑप्शन होती है कोलैब नोटबुक के अंदर, ये मेरा कर्सर अगर आप देख सकें, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए, तो यहाँ पे हमने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अपलोड करके रखे हुए हैं, टेक्स्ट, डॉक्स और PDF। और किसी भी डॉक्स का आपको फॉर एग्जांपल अगर पाथ चाहिए, तो यहाँ पे आप उसके सामने आपको ऑप्शन के लिए 3 डॉट्स आपको नज़र आ रहे होंगे, उस पर क्लिक करेंगे, कॉपी पाथ करेंगे तो एग्जैक्ट सेम पाथ आपके पास उस फाइल का कॉपी हो जाएगा। इवन अगर आप गूगल ड्राइव के अंदर भी उसको सेव करते हैं, तो वहाँ से सिर्फ उस फाइल का अपने पाथ कॉपी करना है और जस्ट PyPDF लोडर या कोई भी और PDF लोडर आप लोग जो यूज़ कर रहे हैं उसमें आपने पेस्ट करना है, तो वो स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स वो आपके पास लोड होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी ये डाटा है ये हमारी कोलैब के अंदर पड़ा हुआ है, और दूसरे हारिस ने कहा अगर आप ड्राइव के अंदर से यूज़ करेंगे तो आपने सिंपल ये, जैसे अभी यहाँ पे ये चीज़ माउंट ड्राइव का बटन आ रहा है, तो आपने जब वहाँ अपनी ड्राइव में अपलोड कर दिया, आपने यहाँ से सिंपल आके, अभी तो माउंट हुई है यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल शो है, जब माउंट नहीं हुई होगी तो इस तरह का लाइन इस पर शो होगी। आप सिंपल इसको क्लिक करेंगे, आपकी ड्राइव जो जिस Gmail के साथ आपने ये लॉगिन किया हुआ कोलैब में, उसके साथ इसको ये माउंट कर देगा और आप फिर वहाँ से वो आराम से वो सोर्स यूज़ कर सकते हैं। अब ये पेजेस के अंदर मेरे पास सारे पेजेस आ चुके हैं।
अब फॉर एग्जांपल मैंने इसकी लेंथ चेक हसान करनी भाई है। एक क्वेश्चन है कि पेजेस के अंदर ये किस तरह से एकदम से आगे, थोड़ा सा कोड को तो बताएं ना, कि फ्लो थोड़ा सा बता दें। ठीक है, अब जब PDF लोडर हमने यूज़ किया तो हमारे पास ये जो लोडर था ये एक ऑब्जेक्ट बन चुका था। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट में क्या था कि वो सारी चीज़ें फॉर एग्जांपल जितना भी हमारे पास डाटा था वो इस ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास आ चुका था। अब ऑब्जेक्ट किसका होता है? वो एक क्लास का होता है। अब क्लास के अंदर क्या पड़े होते हैं? डिफरेंट फंक्शंस पड़े होते हैं, डिफरेंट मेथड्स होते हैं। तो हमने उस लोडर से, उस क्लास के ऑब्जेक्ट से हमने एक फंक्शन कॉल किया लोड का, और वो लोड का फंक्शन क्या करता था? उस ऑब्जेक्ट से वो सारे पेजेस जो उस PDF में थे वो लोड करके, अब वो किसी फॉर एग्जांपल हमने उसको पेजेस के अंदर रखवाया, आप किसी के अंदर चीज़ भी लोड कर सकते हैं, तो हमने वो पेजेस के अंदर लोड कर लिया। बेसिकली जस्ट आपके पास मकसद क्या होता है कि आप लोगों ने जो वेरिएबल नेमिंग कन्वेंशन है वो मीनिंगफुल रखनी होती है, सिर्फ उसका मकसद ये है। अच्छा, जब हमारे पास डाटा जो है वो लोड हो गया, आप थोड़ा सा क्विकली चलते हैं ताकि हम इसको वाइंड अप कर सकें टाइमली। हमने यहाँ पे उसकी पेजेस की लेंथ चेक कर ली कि फॉर एग्जांपल वो कितने पेजेस हैं। अब हमें पता चल गया यहाँ पे 41 पेजेस हैं। तो हम चेक करते हैं कि हमारे पास वो जो पेज है वो हमने एक्चुअल क्या किया, पेजेस में से एक ज़ीरो इंडेक्स वाला। अब फॉर एग्जांपल जब हम लोड करेंगे तो हमारे पास जो डॉक्यूमेंट लोड होगा वो एज अ, कह लें आपके सिंपल वर्ड में एज अ लिस्ट कह लो। आपके पास लिस्ट आएंगे, आप उस लिस्ट के मल्टीपल इंडेक्स होंगे, आप किसी इंडेक्स पे जाएंगे वहाँ पे पेज वाइज आपके पास डाटा पड़ा होगा। देखें, अगर आप कर्सर लेके जाए ना, तो ये कर्सर लेके जाने के फ़ौरन बाद आपको बता भी रहा है कि इस जो आपके पास पेजेस का वेरिएबल है उसके अंदर लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स मौजूद है, और वो उसमें जो आइटम्स हैं वो 41 हैं। जैसे हमने ऊपर लोड भी जी, किया जी। तो वहाँ पे हमारे पास 41 शो हो रहा था। तो हम अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक और करके पेज को प्रिंट करवाते हैं कि पेज के अंदर क्या चीज़ है। जी जी। बिल्कुल जी 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 जी। क्वेश्चन ये था कि हमारे पास जो लोड फंक्शन है वो बेसिकली डाटा को लोड कर रहा है और वो उनकी लिस्ट बना रहा है। तो हम हर डॉक्यूमेंट को उस लिस्ट के डिफरेंट इंडेक्सेस के ऊपर इंडेक्सेस को रेफ़र करके तो हम सारे पेजेस को लोड कर सकते हैं। तो बिल्कुल हम उस लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स में से जो हमारे डाटा लोड होने के बाद आ रहा है, इंडेक्स की बेसिस के ऊपर हर पेज को इंडिविजुअली भी एक्सेस कर सकते हैं और पूरे डाटा को भी कर सकते हैं। ठीक है। अभी मैं यहाँ से फॉर एग्जाम्पल पेज रिटर्न प्रिंट करवाऊँगा तो आप देख रहे हैं कि मेरे पास लिस्ट में से एक जो उस इंडेक्स का डाटा पड़ा था वो मेरे पास यहाँ पे शो होने लग गया। अब इसमें आप देख रहे हैं कि एक मेटा डाटा की फील्ड है और एक आपके पास यहाँ पे पेज नंबर, मेटा डाटा के अंदर आपके पास सोर्स पड़ा हुआ है, आपके पास पेज नंबर पड़ा हुआ है। ठीक है। अब ये इस लोडर की वजह से हमारे पास मेटा डाटा आया। अब जो डिफरेंट आपको लोडर यूज़ करेंगे आप देखेंगे उसमें आता है नहीं आता, ये चीज़ आपने देखनी है। फिर उसके बाद तीसरी चीज़ हमारे पास पड़ी हुई है पेज कंटेंट, जो एक्चुअल उस पेज का कंटेंट था। तो निचले सेल के अंदर मैंने वही चीज़ प्रिंट करवाई इस पेज में से जो लोड मैंने अभी प्रिंट करवाया, उसके अंदर से मैंने पेज कंटेंट पकड़ा और मैंने फ़िलहाल स्लाइसिंग कर दी कि मुझे सिर्फ पहले 500 कैरेक्टर्स शो करवा दो। ठीक है। और मैं इसको रन करता हूँ। तो अब जो उसके अंदर आप देखेंगे डाटा पड़ा हुआ था वो मुझे यहाँ पे प्रिंट हो गया है 500 तक। ठीक है। अब इसलिए आप कहेंगे ये 500 है नहीं, तो वो इसमें स्पेसिस जो हैं उनको भी वो एज अ कैरेक्टर काउंट करते हैं। तो उस पेज के अंदर जो मेटा डाटा पड़ा हुआ था वो चीज़ अब यहाँ पे आपको सारी शो होने लग गई। अब अगर मैं आपको थोड़ी सी इसके अंदर एक चीज़ बता दूँ, अब फॉर एग्जांपल आप चाह रहे हैं कि आपने इसके अंदर से मेटा डाटा सारा नहीं चाहिए, आपको स्पेसिफिक की के कोई वैल्यू चाहिए। तो आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपको सोर्स चाहिए था, तो अब आप इसे अगर रन करेंगे तो आपको सिर्फ वहाँ का सोर्स पता चला कि ये जो डाटा था लोड किया ये किस सोर्स से आया आपके पास। तो यहाँ पे सोर्स शो होने लग गया। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे पेज लिख के इसको रन करूँगा तो अब मेरे पास पेज नंबर आने लग गया है, ये किस पेज नंबर से आया था। तो ये चीज़ें आप विद टाइम और जब आप खुद इम्प्लीमेंट करेंगे तो ये चीज़ें आपको ईजी होती जाएंगी। तो जैसे हमने PDF लोड किया सिंपल, इसी तरह एक टेक्स्ट लोडर होगा, आपकी TXT फाइल्स भी हो सकती हैं।
अगेन वो TXT फाइल जो है वो AI पॉलिसी की ही हमने उसी को TXT में कन्वर्ट किया हुआ है। उसका कोड कैसे वर्क कर रहा है, अगेन LangChain की वेबसाइट पे आपको ये कोड मिल जाएगा। उसका कोड कैसे वर्क कर रहा है, सेम एक्सप्लेनेशन उसकी PDF की तरह की है कि हमारी क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनेगा, उस ऑब्जेक्ट से हम फंक्शन कॉल करके सारा डाटा लोड कर लेंगे। अब डिफरेंट लोडर्स, फॉर एग्जाम्पल अभी हमने PDF की बात की, TXT की, आगे भी हम देखेंगे डिफरेंट लोडर्स डिफरेंट नेचर्स के हैं। अब जैसे मैं यहाँ पे अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, डिफरेंट नेचर्स के हैं। अब मैंने डाटा लोड किया, अब मैं यहाँ पे इसकी लेंथ चेक करता हूँ, ये है 1, लेकिन पॉलिसी सेम है। वो TXT वहाँ पे PDF के अंदर जो डाटा था सेम डाटा ही इस TXT के अंदर कम नहीं है। तो अब यहाँ पे ये 1 शो कर रहा है। तो लोडर की नेचर ये डिफरेंस है कि उसने क्या किया था, पेज वाइज उसको सेग्रीगेट कर दिया था। ठीक है, पेज वाइज उसने हमें एक लिस्ट दे दी कि इस लिस्ट के अंदर मल्टीपल पेजेस पड़े हुए हैं आपके पास। लेकिन अब जो TXT लोडर था उसकी नेचर ये थी कि उसने पूरे TXT का जो डाटा था वो एज इट इज़ ही हमें रिटर्न करवा दिया, उसने कोई लिस्ट नहीं बनाई। आई थिंक क्लियर होगी ये चीज़ कि हमें वहाँ पे लिस्ट बनी थी, यहाँ पे उसने एज इट इज़ ही वो डाटा रिटर्न करवा दिया था। अब यहाँ पे अगर मैं डाटा प्रिंट करवाऊँ और यहाँ पे आपको देखें, अब ये आपके सामने है क्योंकि उसने सारा डाटा जो है जो जिस तरह हमने प्रीवियस PDF लोडर के थ्रू पूरी फाइल लोड की थी PDF की, वही सेम एग्जैक्ट कंटेंट हमने टेक्स्ट फाइल में रखा था। अब टेक्स्ट लोडर क्योंकि सारे कंटेंट को एक पेज के तौर पे कंसिडर कर रहा है, तो जैसे ही हमने डाटा प्रिंट करवाया तो उसने सारा कंटेंट प्रिंट कर दिया एक ही पेज का, क्योंकि वो उसको सिंगल पेज कंसिडर कर रहा है। और इसी तरीके से उसने भी उसकी जो लिस्ट बनाई है उसके अंदर जो डिफरेंट कीज़ हैं कि मेटा डाटा है, मेटा डाटा वो उसको इंटैक्ट रख रहा है, पेज कॉन्टैक्ट को रख रहा है, और इसके अंदर जो है बाकी सारा आपके पास जो पेज कंटेंट है वो सारा एज इट इज़ जो मौजूद है वो आप यूज़ कर सकते हैं। कि आप जब इसको रन करेंगे अपनी आप देख भी सकते हैं सारा डाटा आपके पास आ चुका है यहाँ पे। अब तीसरे की तरफ हम चलते हैं, डॉक्यूमेंट लोडर। अब ज़रूरी नहीं कि जो हम डॉक्यूमेंट लोडर का यूज़ कर रहे हैं वही है सिर्फ, या जितने हम लोडर यूज़ करेंगे यही हैं। इसके अलावा मल्टीपल लोडर हैं, जैसे हमने बात की थी पहले जेसन लोडर, अनस्ट्रक्चर्ड डाटा की बात की हमने PPTs की बात की। तो डिफरेंट किस्म के लोडर्स हैं, वो आप खुद एक्सप्लोर, आपके असाइनमेंट्स के अंदर है कि आपने वो चीज़ें खुद एक्सप्लोर करनी है। अब ये चीज़ें देखें, अच्छा थोड़ा सा यहाँ पे आप क्योंकि कोड को थोड़ा सा एग्जीक्यूट कर लें, एक एस्पेक्ट जो मैं आपको बता दूं वो ये है कि जब भी हम बार बार ये बात करें कि आप लोगों ने डिफरेंट लोडर्स को देखना है, तो आपने ये भी देखना है कि डिफरेंट टाइप के PDFs डॉक्यूमेंट्स भी डाल के चेक करने हैं। फॉर एग्जांपल, आपने एक ऐसा PDF डॉक्यूमेंट ऐड किया जिसके अंदर पैराग्राफ्स थे, ठीक है, सिंपल टेक्स्ट था, वो आपने ऐड किया, उसने कंटेंट उसका रीड कर लिया। व्हाट इफ़ कि अगर मैं ऐसा PDF डालूं जिसके अंदर जैसे रिसर्च पेपर्स होते हैं जिनमें एक पेज में 2 कॉलम्स बने होते हैं और उस एक कॉलम में इधर भी टेक्स्ट होगा, लेफ़्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी टेक्स्ट होगा, तो क्या वो सिर्फ एक कॉलम को रीड कर रहा है कि वो दोनों को रीड कर रहा है? फिर उससे अगली चीज़, अगर मैं उर्दू का डॉक्यूमेंट अपलोड कर देता हूँ, क्योंकि मुझे उर्दू का सोर्स भी करना पड़ सकता है, किसी और लैंग्वेज का भी करना पड़ सकता है जो लेफ़्ट से राइट या राइट से लेफ़्ट हो, जिसकी ओरिएंटेशन या स्टार्टिंग पॉइंट डिफरेंट हो सकता है, तो क्या वो उसका कंटेंट रीड कर रहा है, नहीं कर रहा? उसकी आपने देखना है, जब भी हम कहते हैं आपने उस लोडर की लिमिटेशंस को टेस्ट करना है कि वो किस किस चीज़ को कर सकता है। क्यों? आपने एप्लीकेशंस बनाना सीख ली, आपके पास क्लाइंट आया, आपने कमिट कर लिया कि जनाब हम फ्रेंच के अंदर या हम जर्मन के अंदर या हम अरबिक के अंदर आपको सिस्टम बना के देंगे, लेकिन जैसे ही आपने डाटा लोड करना शुरू किया आपको पता चला अरबिक के अंदर तो ये डाटा लोड ही नहीं करता। अब आपका डाटा लोड नहीं हो रहा, आपकी एप्लीकेशन बेस कर रही है लोडर के ऊपर, हाउ वुड यू जस्टिफाई योर सेल्फ? तो इस वजह से आपने अभी से इसी स्टेज के ऊपर लेक्चर वाइज चलने का मकसद भी है हर मॉड्यूल के ऊपर कि हर मॉड्यूल को इतने अच्छे तरीके से आप लोग देखें, क्योंकि इंटरनेट पे इस चीज़ से रेलिवेंट आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी जो आपको 15 मिनट में 30 मिनट में पूरा रैक सिस्टम बनाना सिखा रहे हैं, लेकिन जो इंटरनल उसके अंदर जो इश्यूज़ हैं, जो कि उसकी नुआंसेस हैं, जो आपको एक एप्लीकेशन बनाने के लिए सारी नॉलेज होनी चाहिए, वो आपको एक्सपेरिमेंटेशन से आएगी, बार बार चीज़ों को देखने से आएगी। तो डिफरेंट टाइप के डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें, डिफरेंट लैंग्वेजेस के करें, उनके अंदर डिफरेंट कॉम्प्लेक्सिटीज़ के देखें, उनके डाटा को वेरीफाई करें कि ये एग्जैक्ट वही डाटा आ रहा है या नहीं आ रहा। ग्राफ्स डाल के देखें कि ग्राफ्स टेबल्स का डाटा उसमें आता है या नहीं आता। बहुत सारी मल्टीपल चीज़ें। तो एक लिस्ट बनाएं, उसको टेस्ट करें, अपनी जिसे कहते हैं कि
जो आपकी फाइंडिंग्स हैं वो ग्रुप के अंदर बाकी लोगों से भी शेयर करें, ताकि बाकी लोग जो उस जगह तक नहीं पहुंच पाए उनको भी पता चले कि ये चीज़ें भी होती हैं। ठीक है, तो आगे मूव करते हैं। अच्छा, थोड़ा सा फास्ट करते हैं क्योंकि 2 लोडर हमने देख लिए, तो आपको आइडिया हो गया कि लोडर्स किस तरह वर्क कर रहे हैं। तो अब हमने सिंपल अगेन लाइब्रेरी यूज़ करनी थी, हमें ये चीज़ अचीव करने के लिए इस लाइब्रेरी की ज़रूरत थी, तो हमने वो इंस्टॉल कर ली। अगेन हम इसको चला लेंगे। अब सेम अगेन आपका कोड है, जिस तरह हमने वहाँ एक्सप्लेन किया TXT में और PDF में कि ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से हमने फंक्शन कॉल करके सारा डाटा लोड कर लिया, सेम है। अब हमने यहाँ पे वो प्रिंट भी करवा के देख लिया कि वो डाटा हमारे पास क्या आ रहा है। ठीक है, तो इसमें कोई और चीज़ नहीं है। अब यहाँ पे जो हमने डॉक्यूमेंट यूज़ किया वो हमने बेसिक कोर्स आउटलाइन यूज़ की, जो कहते हैं इस जैसे हमने फॉर एग्जांपल पिछले में हमने नेशनल AI पॉलिसी यूज़ की थी, कोई डिफरेंस नहीं है, बस इसके अंदर हमने डॉक्यूमेंट को लोड किया है। तो आगे इसको, हाँ जी। अब उसी तरह हमने उसके जो ज़ीरो इंडेक्स पे जगह थी उसका हम जैसे मेटा डाटा का मैंने पहले देखा था, अब देखें यहाँ पे मेटा डाटा के अंदर मैंने प्रिंट करवाया ना, तो यहाँ पे सिर्फ सोर्स आ रहा है। हालांकि जब हमने PDF को देखा वहाँ पे हमारे पास पेज भी आ रहा था, सोर्स भी आ रहा था और एक और की भी थी, मुझे याद नहीं अब क्या थी। तो इस तरह यही बात है नेचर की जो बात हुई कि डिफरेंट लोडर्स डिफरेंट नेचर्स के हैं। और यहाँ पे एक एस्पेक्ट फ्यूचर के लिए अभी से इसको आप जहन में भी रख लें कि जो मेटा डाटा है वो आपके लिए इंतहाई इम्पॉर्टेंट चीज़ है जब आप एप्लीकेशन बनाते हैं, क्योंकि आप वंस एक एप्लीकेशन बना लेते हैं, उसकी सारी चीज़ें कर लेते हैं, लेकिन उसके अंदर से जब आपने डिफरेंट फीचर्स देने होते हैं ना छोटे छोटे, जो कि वैल्यू ऐड करते हैं आपकी एप्लीकेशन के अंदर। फॉर एग्जांपल आपने एक रैक सिस्टम बना के दिया, अब क्लाइंट आता है कहता है कि क्या ही अच्छा हो, क्या मुझे जो रिस्पॉन्स मिल रहा है, क्योंकि डॉक्यूमेंट बहुत बड़ा है तो मुझे रिस्पॉन्स वेरीफाई करने में बहुत टाइम लगता है कि ये मुझे जवाब कहाँ से आया, तो मुझे रिस्पॉन्स के अंदर ये भी मिल जाए जो मुझे जवाब ये रैक सिस्टम दे रहा है ये किस पेज नंबर से दे रहा है और किस डॉक्यूमेंट में से दे रहा है, ताकि मेरे लिए इंफॉर्मेशन वेरिफिकेशन बहुत आसान हो जाए। तो अगर अब आपका मेटा डाटा ही उस तरह का फॉर्मेटेड फॉर्म में नहीं है और आपने उसको स्टोर नहीं करवाया है, तो इट विल बी अ डिज़ास्टर फॉर यू, क्योंकि आपको दोबारा स्क्रैच से डाटा अपसर्ट करना पड़ेगा लोड करके। तो फ्रॉम वेरी बिगिनिंग ये वाले जो, और इसके अंदर आपकी कोशिश ये होती है कि एक एप्लीकेशन एक डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जितने मैक्सिमम मेटा डाटा आप उसमें स्टोर करवा सकते हैं, ये तो सिंपल PDF है। फॉर एग्जांपल कुछ ऐसी फाइल्स होती हैं जिसके साथ मज़ीद इन्फॉर्मेशन अटैच होती है कि ये इन्फॉर्मेशन ये फ़ाइल कब क्रिएट हुई, इसका फ़ाइल साइज़ क्या है, ये किस रीजन की फ़ाइल है, ये किस स्पेसिफिक डोमेन को रिप्रेजेंट करती है, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा आगे नई ऑप्शंस खोल सकती है नए फीचर्स के लिए। तो वो वाली चीज़ों को भी आप लोगों ने एक्सप्लोर करना है। इसमें 2 चीज़ें ये हैं कि फॉर एग्जांपल आपको जो लोडर थे उसे जो मेटा डाटा आया, अब सिर्फ वही मेटा डाटा नहीं है, आप इस मेटा डाटा को एडिट भी कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल आपने कहा कि ये जो डॉक्यूमेंट थी उस डॉक्यूमेंट को लोड करते हुए आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है कि ये फॉर एग्जांपल डॉक्यूमेंट कब जनरेट हुआ, या फॉर एग्जांपल अगर कोई हम केस की बात करें, अगर कोई केस की फ़ाइल है तो आपने उसको लोड किया, उसमें केस का मेटा डाटा में उसका वो आ गया सारा, फॉर एग्जांपल ये सोर्स आ गया, इस तरह चीज़ें आ गई, लेकिन अब वो केस कब फाइल हुआ था उस तरह की नहीं है, लेकिन आपके पास वैसे ही इन्फॉर्मेशन है उसकी, तो आप इस मेटा डाटा को एडिट करके उसको एडिट भी कर सकते हैं और इसके अंदर वो चीज़ें ऐड भी कर सकते हैं जो आपको हर मैंने कहा फ्यूचर में वैल्यू ऐड करने के लिए ज़रूरत पड़ेगी। अगेन वही बात कि जो रैग एप्लीकेशन की इंजेक्शन है इसलिए ज़रूरी है कि आप क्लाइंट को वैल्यू ऐड कर सकें। लास्ट हमारा जो है लोडर वो हमने यूज़ किया है वेब बेस्ड लोडर। इस वेब बेस्ड लोडर के का काम ये है कि आप इसको कोई भी URL देंगे किसी भी वेबसाइट का या किसी भी पेज का जो रिमोट होगा वो इसको लोड करके और उसके ऊपर जो कंटेंट है उस स्पेसिफिक पेज के ऊपर जिस पेज का और जिस वेबसाइट के जिस वेब पेज का आपने उसको URL दिया उसका वो आपको स्पेसिफिक डाटा जो उस पेज पे है वो लाकर लोड करके दे देगा। ठीक है, यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो हसन ने आपको बताया, उसको मैं मज़ीद ब्रेक डाउन कर देता हूँ। वो ये कि वेब पेज लोडर जो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है वो स्पेसिफिक वेब पेज की दे रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने यहाँ पे ज़ैमन सॉल्यूशंस की वेबसाइट का URL यूज़ किया है और उसका कंटेंट हम लोग रीड कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ज़ैमन सॉल्यूशंस की वेबसाइट के अंदर आगे मज़ीद फर्दर 6 वेब पेजेस मौजूद हैं तो ये उसका कंटेंट भी आपको ला के देगा, ऐसा नहीं होगा। जिस स्पेसिफिक वेब पेज का, फॉर एग्जांपल आप ज़ैमन सॉल्यूशन की वेबसाइट पे जाते हैं और उनके स्पेसिफिक टैब प्रोजेक्ट्स में जाते हैं और प्रोजेक्ट्स का URL आप इसको देंगे तो ये सिर्फ प्रोजेक्ट्स वाले पेज का कंटेंट आपको देगा। सो अगर आपने
पूरी वेबसाइट का कंटेंट रीड करवाना है, विच मीन्स कि आपको पूरी वेबसाइट के अंदर जितने पेजेस हैं उनके यूआरएल्स ऐड करने पड़ेंगे तो कंटेंट आएगा। तो ये पेज स्पेसिफिक कंटेंट लोडर है, या ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इसके अंदर। तो जी, क्योंकि अभी हमने यहाँ पे होम पेज का यूआरएल डाला हुआ है, तो ये होम पेज के ऊपर जितना कंटेंट मौजूद है ये सिर्फ आपको वो दे रहा है, और उसमें से भी HTML फॉर्मेट के अंदर जितना टेक्स्ट मौजूद है ये वो आपको रिटर्न करके दे रहा है। ठीक है। अच्छा, अब अगेन कोड की कोई फंक्शनैलिटी या उसकी कोई टेक्निकलिटी है वो सेम है प्रीवियस लोडर्स के तरह। यहाँ पे हमने लोड कर लिए, लेकिन अब मैं वो चीज़ बात कर रहा था कि डिफरेंट लोडर्स डिफरेंट नेचर्स के। अब देखेंगे आप यहाँ पे कि डॉक्स को मैंने प्रिंट करवाया, सॉरी, अब जैसे पहले मेरे पास सोर्स और पेज आ रहा था मेटा डाटा में, अब यहाँ पे टाइटल भी उसने वो लेके आ गया। अब जैसे पिछले लोडर्स के अंदर हमारे पास टाइटल नहीं था, अब यहाँ पे टाइटल भी आ रहा है। और तीसरी चीज़ लैंग्वेज भी आ रही है कि जो टेक्स्ट मैंने रिट्रीव किया, सॉरी लोड किया है, वो कौन सी लैंग्वेज में है। अब उसने लैंग्वेज बताई कि इंग्लिश है और US बेस्ड इंग्लिश है वो। अब पेज कंटेंट के अंदर उस स्पेसिफिक पेज का जिसका हमने URL दिया उसका उसने कंटेंट भी हमें लोड करवा दिया। जी, ये हम लोगों ने सिर्फ कुछ लोडर्स आपके साथ जो हैं वो शेयर किए हैं, जो कि LangChain की वेबसाइट के ऊपर इनकी डिटेल डॉक्यूमेंटेशन मौजूद है। अब आप लोगों का टास्क फॉर नेक्स्ट वीक ये है कि हम लोगों ने इससे फर्दर कंपोनेंट के ऊपर जाना है, जिसके अंदर मज़ीद हमने ये जो डाटा लोड किया है इसकी प्री प्रोसेसिंग करनी है, ताकि हम इससे सिस्टम एक डेवलप कर सकें। प्री प्रोसेसिंग के अंदर भी हम डिफरेंट टेक्निक्स और डिफरेंट एस्पेक्ट्स आप लोगों को बताएंगे, जो कि एक इंटरप्राइज लेवल की जो एप्लीकेशन है उसके अंदर जो जो पॉसिबल इश्यूज़ या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं वो आप लोग उसको देखें। तो लेकिन उससे पहले आपको लोडर्स के बारे में इंफॉर्मेशन मुकम्मल तौर पे होनी चाहिए। जस्ट एन एग्जांपल, आप लोग वेब बेस्ड URL है, ज़रा सिर्फ 1 मिनट के लिए सोचें, फिर उसके बाद लेक्चर को वाइंड अप करते हैं कि इस लोडर की बेसिस पे आप किस किस टाइप की एप्लीकेशंस बना सकते हैं। सिर्फ लोडर को के नॉलेज की बेसिस के ऊपर आप न्यू एप्लीकेशंस को थिंक आउट कर सकते हैं कि जो बन सकती हैं। सोचना आप लोगों ने इस तरह से स्टार्ट करना है। ठीक है, तो एक एग्जांपल मैं दे देता हूँ, बाकी आप लोगों ने सोचनी है। आप लोगों के पास डिफरेंट स्टोर्स होते हैं जिनके ऊपर डिफरेंट प्रोडक्ट्स लगी होती हैं जो सेल के लिए अवेलेबल होती हैं। आप ऐसी एप्लीकेशन बना सकते हैं जो कि आपको सेलेक्टेड स्टोर्स के बारे में कंसाइज इंफॉर्मेशन दे सकें। क्यों? आपके पास एक्सेस है कि आप एक वेब पेज के ऊपर जितना कंटेंट मौजूद है उसकी इंफॉर्मेशन को ले रहे हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं। आप एक एप्लीकेशन के सब डोमेन्स बना सकते हैं कि मेडिकल की आपने मेडिकल प्रोडक्ट्स लेनी है, आपने फैशन स्टोर की कोई प्रोडक्ट्स लेनी है, आपने कॉस्मेटिक्स की लेनी है, आपने स्पोर्ट्स की लेनी है। एक जस्ट लोडर्स की बेसिस के ऊपर आपके पास एक एप्लीकेशन का आइडिया आ गया। ठीक है, तो क्रिटिकल थिंकिंग और इनके साथ एक्सपेरिमेंटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस वजह से हम लोग बहुत स्लो पेस में हर एस्पेक्ट को बार बार रिपीट करके बार बार उसके अंदर जितने एस्पेक्ट हम आपको मैक्सिमम पॉसिबल बता सकते हैं वो बता रहे हैं, ताकि आप लोगों का मैक्सिमम पॉसिबल फ़ायदा हो सके। जो हमारी एक इंटेंशन है कि एक भरपूर तरीके से आप लोगों को जितना नॉलेज जितने हम लोगों के एक्सपीरियंसेस हैं, हम लोगों ने सीखा है विद टाइम, आप लोगों को वो चीज़ें बताएं। आप लोगों का वो जो गैप है उसको कम से कम करें और आप मार्केट के अंदर इन हो। और जितनी हमारी इस टाइम जिसे कह लें कि मार्केट के अंदर इन डेवलपर्स की नीड है, इस नॉलेज की नीड है, वो पूरी हो सके। क्यों? इसका काम हमने लेक्चर के शुरू में इरफान ने और डॉक्टर शाहज़ ने आपको बताया कि 80% पाकिस्तान के अंदर और इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर अराउंड 60 to 70% इसका काम है। विच मीन्स काम बहुत ज़्यादा है, करने वाले लोग नहीं हैं। तो करने वाले लोगों को हम लोगों ने ऊपर लेके आना है, हम लोगों ने एलिवेट करना है। सो आज के लिए ही इतना ही, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको जिस तरह बताया इससे फर्दर कंपोनेंट के ऊपर हम लोग एक कंप्लीट नोटबुक लेके डेमो लेके आप लोगों के सामने आएंगे। तो टिल देन हम लोगों को इजाज़त दें, और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और दुआ में याद रखिएगा।